सो यस, हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज हम लोग लेक्चर 2 से इलेक्ट्रोस्टैट्स के। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब ये जहाँ पे भी हमने लेक्चर नंबर 1 खत्म किया था उसी के आगे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीटेड। सो टुडे इज लेक्चर नंबर, ठीक है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो एग्जैक्टली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है। ठीक है, अब मान के चलते हैं बेटा, लेट सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, एक चार्ज है Q2, एक इधर चार्ज है Q3, एक इधर चार्ज है Q4, एक इधर चार्ज है Qn। ठीक है, ये nth नंबर ऑफ चार्ज। सो टोटल वी हैव n चार्ज। अब देखो Q1 और Q2 एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, बराबर। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये जो फोर्स होता है ये हमेशा अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होता है, बराबर। सो इन दोनों को कौन सी लाइन कनेक्ट कर रही है, जरा देखिए, ये लाइन कनेक्ट कर रही है। सो Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 के कारण वो रहेगा इस डायरेक्शन में, इसे हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन वन। देखो किस पे लग रहा है, ये फर्स्ट चार्ज पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? सेकेंड चार्ज लगा रहा है। और ये रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि हमने ये माना है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स तो अभी के तरफ ही जाएगा, बराबर। अब सिमिलरली मान लेते हैं Q3 भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, तो Q3 जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज फोर्स ऑन वन, फर्स्ट चार्ज, बराबर। किस पे फोर्स लग रहा है? फर्स्ट पे। किसके कारण लग रहा है? सर 3 के कारण लग रहा है, बराबर। नेक्स्ट अगला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q4 के कारण, वो लगेगा इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सो दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4, करेक्ट है। ऐसे कई सारे जितने भी चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट है वो सभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, और ये रहेगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज, करेक्ट है। जरा ध्यान से देखिए, ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट। सो नेट फोर्स Q1 पे कितना लग रहा है वो कैसे निकालेंगे? वही तो दिया जाता है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, सर जी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन, ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब दिस इज वेक्टर सम ऑफ F12, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर एडिशन होगा F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n, करेक्ट है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? अब ये F की वैल्यूज आप जो भी हो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सबको पता है जनरल फॉर्मूला फॉर F कितना होता है, K Q1 Q2 बाय R²। ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा आपसे। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आया? ये कहता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो चलो पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? रेफर टू द गिवन फिगर बिलो, द चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये जो फिगर आपको दी है, इस फिगर में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करेक्ट है। फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, भाई किसी भी चार्ज पे निकालो। सो मान लेते हैं ये Q1 है, दिस इज Q2, दिस इज Q3, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन सारे चार्जेस Q ही है, दिस ऑल आर Q। तो मैंने बस 1 2 3 ऐसा मान के चलिए कि इस चार्ज को फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया, और मान के चलते कि हम लोगों को निकालना फोर्स है ऑन चार्ज 1। सो चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 सभी इक्वल चार्जेस है, सभी लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। सो देखिए फर्स्ट चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा, ठीक है, फर्स्ट चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा वो किस टाइप से लगेगा? वो लगेगा इस डायरेक्शन में, करेक्ट है, वो लगेगा इस डायरेक्शन। थोड़ा इसको बेटर बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम, चलो ये मिटा ही देता हूँ। ये कैसे जाएगा? ये जो जाएगा वो जाएगा इस लाइन के अलावा, और ये जो फोर्स थर्ड वाला चार्ज लगाएगा वो लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, करेक्ट है। अब नेट फोर्स कितना लगेगा वो तो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स है। दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। मतलब मुझे यहाँ रिजल्टेंट निकालना है।
अब कोई भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे होगा वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बताइए, क्या F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो ये है, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम इज A, सो A स्क्वायर। करेक्ट है। सिमिलरली F13 कितना आ रहा है सर, F13 भी तो इतना ही आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे जब दोनों सेम है, तो देखो एक मेरा बेस्ट सजेशन है, इक्वेशन में कभी भी ये वैल्यू मत सब्स्टिट्यूट करो या इस तरीके से मत लिखो, इसको सिंप्लीफाई वे में लिखो। इसको मैंने f मान लिया तो ये भी हो गया सर f। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाइए सर, f रिजल्टेंट सबको पता होगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लगाइए ये वाला कंसेप्ट। सो दिस इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ए भी एफ है बी भी एफ है, प्लस 2, फिर से a इंटू बी है यहाँ पे, मतलब f इंटू एफ, तो ये कितना हो गया 2f स्क्वायर एंड cos थीटा। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 60 डिग्री हुआ ना। सो दिस इज 2f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1/2, करेक्ट, cos 60 इज 1/2, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू इंटू 1/2। सो 2 से 2 गया, ये कितना बचा सर, ये बचा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब ये हो गया टोटल √3f। सो माय आंसर इज दिस √3, एंड व्हाट इज एफ, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है ये न्यूमेरिकल, जरा देखिए। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल कहता है वी हैव 4 पॉइंट चार्जेस, करेक्ट है, वी हैव 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ magnitude q are placed on the four corners of a square। ठीक है, तो फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर बना लेते हैं सर जी, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माय स्क्वायर। लेट सपोज यहाँ पे चार्ज रखा है q, यहाँ पे भी चार्ज रखा है q, यहाँ पे भी चार्ज है q, एंड हेयर अगेन द चार्जेस, करेक्ट। अब सभी चार्जेस तो सेम है ना, तो फिर से यहाँ कैसा फोर्स लगने वाला है, रिपल्सिव, तो इसको 1 मान लेते हैं, इस पे निकालेंगे हम लोग फोर्स, 1 2 3 4 बराबर। अब चलिए, 2 के कारण 1 पे लगने वाला फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में, सो दिस इज F12। 4 के कारण लगने वाला फोर्स जाएगा सर जी इस डायरेक्शन में, दिस इज F14, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। अब 3 के कारण लगने वाला फोर्स सर जी किधर जाएगा, तो सर जी वो फोर्स जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, है ना, तो फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज माई F13, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3, करेक्ट है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, सो वी हैव F14 एंड F12, करेक्ट है। अब F12 और F14 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एंड क्या इनकी वैल्यू भी सेम है, जरा देखते हैं। सर F12 होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा क्यों, देखिए ये 2 और 1 में डिस्टेंस कितना है a है, सो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूँ ये सेम एज F14 है, क्योंकि यहाँ भी तो डिस्टेंस a है, सो इन दोनों को मैंने नाम दे दिया f है, सो इसको मैंने बोल दिया सर जी ये है f, ये भी है f, करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज दिस डिस्टेंस, क्योंकि F13 तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो F13 निकालिए। सो F13 क्या होगा बेटा, ये फिर से के क्यू स्क्वायर तो होगा, लेकिन नीचे कितनी वैल्यू होगी, देखिए अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया ए, ये हो गया ए, तो ये कितना हो जाएगा √2a। सो √2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आएगा 2a स्क्वायर। सो देखो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये क्या है सर, ये तो f है, सो दिस विल बी f/2, इसका मतलब F13 इज f/2, करेक्ट है। अब यहाँ तक तो लगभग अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। अब देखो इस डायरेक्शन में f है सर, इस डायरेक्शन में भी f है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं f और f, तो और ये इक्वल वेक्टर्स है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे दिया जाएगा, तो दिस इज गिवन बाय f रिजल्टेंट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ f, मतलब इन दोनों का मिला के √2 टाइम्स ऑफ f, एंड दैट टू एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब वो इसी लाइन के अलोंग आएगा √2f भी। सो मेरा नेट फोर्स कितना हो गया देन, माय नेट फोर्स है सर √2f प्लस, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी f/2 था, so प्लस f/2, so this is f कॉमन √2 plus 1/2। now substitute what is f is k q square by a square in the bracket √2 plus 1/2। is this clear everyone?
उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अरे सर ये क्या लेके आ रहे हो, भयानक पे भयानक प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नाउ लेट सॉल्व इट फास्ट। वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, एंड देन मैच विथ माय आंसर कि तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं अगला न्यूमेरिकल। सो अगले न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या बोला। ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली, तो ठीक है, पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। एंड फाइंड द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, मतलब हमें निकालना फोर्स किस पे है, 1 कूलम चार्ज। तो ढूंढो जरा यहाँ 1 कूलम चार्ज किधर है, ये रहा 1 कूलम चार्ज बराबर प्लेस्ड एट ओरिजिन, इसको रखा गया है ओरिजिन पे, ऐसा बोला है। तो अगले 10 सेंटीमीटर पे जो रखा है ये 1 इंटू 10⁻⁻8 है। ठीक है, ये 8 नीचे आ गया सबका। So actually this is 8 into 10⁻⁸, 27 into 10⁻⁸, and 1000 into 10⁻⁸। ठीक है, सो चलो लेट्स सॉल्व इट। वी नीड टू फाइंड द नेट फोर्स एट दिस। तो चलो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग। सो सर नेट फोर्स इज इक्वल टू, आप ही ने बोला था, इट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 डॉट। करेक्ट है, ऐसे ही करेंगे। सो देखते हैं। सो माई नेट फोर्स इज, व्हाट इज माई F1। सर फॉर्मूला तो फोर्स का यही है, इट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो चलो के लगा दिया भाई। व्हाट इज Q1, Q1 इज 1 कूलम। तो 1 को लिखने की जरूरत है क्या है, K इंटू 1 तो K ही रहने वाला है, तो फिलहाल मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट Q2 कितना है, 1 इंटू 10⁻⁸। चलो इसको लिखते हैं 1 इंटू 10⁻⁸ अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का। सो 10 क्योंकि सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 साथ में आएगा एंड इसका स्क्वायर रहता है। प्लस नाउ व्हाट इज F2। F2 सर अगेन सेम फॉर्मूला, K Q1 इज अगेन 1 सर, ये 1 कूलम है। Q2 कितना आएगा, 8 इंटू 10⁻⁸ होल अपॉन, सर उनके बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर का। सो 20 क्योंकि सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। प्लस नाउ व्हाट इज F3। F3 विल बी सर 1 कूलम है ना फिर से, तो ये आएगा K इंटू 1 तो 1 ही हो गया, इंटू 27 इंटू 10⁻⁸ होल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज 30, 30 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 क्योंकि सेंटीमीटर है बेटा, प्लस डॉट 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 के इंटू, अब आखिरी टर्म क्या है सर जी, आखिरी टर्म है के इंटू 1000 इंटू 10⁻⁸ होल अपॉन, सर जी डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर तो ये आएगा 100 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। अब नेक्स्ट बस सिंप्लीफिकेशन है बेटा, जो जो कॉमन है वो निकाल लो। तो सर जी के सब जगह है, ऊपर न्यूमरेटर में 10⁻⁸ भी हर जगह है, देखिए जरा। अपॉन क्या डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, हाँ 10⁻2 का स्क्वायर सर हर जगह, स्क्वायर करके बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 10⁻4। अब क्या क्या बचा लिखिए। तो सर यहाँ पे बचा कुछ नहीं, बस यहाँ 10 बचा और 10 का स्क्वायर बचा है। तो ये कितना हो गया सर, 1/100 प्लस यहाँ कितना बचा है सर, ये 8/20 का स्क्वायर हो गया सर 400 प्लस यहाँ कितना बचा है सर 27/930 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस डॉट 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 यहाँ पे सर बचा है 1000/100 का स्क्वायर हो गया 10,000। सर जी यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब देखिए आगे जरा ध्यान से देखिए, क्या हम लोग डिनोमिनेटर से फिर से 100 कॉमन निकाल सकते हैं, हर एक के पास तो 100 है बराबर। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप वही करते हैं अगले पेज पे। सो यहाँ पे करते हैं ना। सो बेटा एफ नेट मेरा कितना आ गया था, मैंने कॉमन निकाला था सर जी के इंटू 10⁻⁸ एंड डिनोमिनेटर से निकाला था 10⁻⁴। अब हम लोग निकाल रहे हैं 100 मतलब 10⁻²। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1/100 था तो 1 बचा, प्लस ठीक है 2, यहाँ 2 कैसे बचा सर। अब जरा ध्यान से देख बेटा, अगर यहाँ से ये 2 जीरो गए, 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ से ये 2 जीरो गए तो 9 1 जा 9 3 जा, यहाँ से ये 2 जीरो गए तो 100 1 जा 100 10 जा, मतलब ये 1 + 2 + 3 है अप टू डॉट 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 करके 10 तक आ रहा है। इसका मतलब 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू 10 तक आ गया। करेक्ट है। अब ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है बेटा। सो दिस इज के की वैल्यू डाली है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 जैसा है वैसा, अपॉन 10⁻4 ऊपर जाएगा तो सर जी हो गया 10⁻4, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो हो गया 10⁻2 एंड ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सो एस एन का फॉर्मूला होता है n इन द ब्रैकेट n + 1/2।
2। और यहाँ पे तुम एपी से भी सॉल्व कर सकते हो, यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ एपी ऑल्सो, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स विद कॉमन डिफरेंस 1, उससे भी हो जाएगा। अब बोलिए टोटल टर्म कितने हैं सर? 10, 10 प्लस 1 हो गया 11 बाई 2, तो 2 1 2 5, आंसर इज 55। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 55। नेक्स्ट इज सर 55 इंटू 9 इज 495 इंटू 10 टू द पावर ऑफ टोटल कितना बच रहा है? देखिए ये हो गया -8 -2 हो गया -10 बराबर। अब यहाँ 9 आ जाएगा तो बचा -1, यहाँ पे 4 मतलब +3। सो दिस इज 4.95 इंटू 10 टू द पावर 5। सो विच ऑप्शन इज मैचिंग बच्चा लोग? इट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। भाई कूलम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस होती है? तो देखिए इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। ठीक है, सो पॉइंट चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान के चलो ये तुम्हारा दोस्त है जो धरती के ऊपर है, ठीक है, और ये तुम हवाई जहाज में उड़ रहे हो। वही जब तुम प्लेन से अपने दोस्त को देखोगे तो बहुत छोटा दिखाई देगा एकदम पॉइंट की तरफ, बराबर, पर वो पॉइंट तो है नहीं। सो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जब किसी भी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो एक दूसरे को पॉइंट की तरह ही दिखेंगे ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो एज कंपेयर टू देयर साइज। सो सिंपल भाषा में व्हेन द रिलेटिव डिस्टेंस इज मच मोर एज कंपेयर टू देयर साइज, तो उस कंडीशन में बॉडीज को बोला जाता है पॉइंट बॉडीज, एंड चार्जेस के लिए बोला जाएगा पॉइंट चार्जेस। एंड नेक्स्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सो इट इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानने के लिए। तो ये तो सबको पता है, उम्मीद कर रहा हूँ। वी नो अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी पढ़ा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई ग्रेविटेशनल भी तो वैसा ही है, दिस इज G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर है। दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, देखो दोनों केस में F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 एंड दिस इज चेंजिंग ऑल्सो, मतलब k की वैल्यू बदलती भी है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इट इज फिक्स वैल्यू, इट इज 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। अब इसको याद कैसे रखना है सर ये वैल्यू को, वो भी बता देता हूँ भाई। ग्रेविटेशन की स्पेलिंग लिखो, ग्रेविटेशन बराबर है है ना। अब एक भूतों का नंबर होता है 666, लगा दिया, यहाँ एक बिंदु लगा दो बस पहले पे, इंटू 10 टू द पावर। अब भूतों के पास एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव एनर्जी ना, सो पावर लगा दो नेगेटिव, दे हैव नेगेटिव पावर, भूत हैव नेगेटिव पावर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 अक्षर है तो पावर भी 11 लगा दो, हो गई ना वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की याद। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब ये देखिए यहाँ -11 पावर है, यहाँ +9 पावर है। यही चीज काफी है इस बात की गवाही देने के लिए कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया क्या? दूसरी खास बात, सर अगर दो, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा सर वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन सर जी अगर प्लस और प्लस चार्ज आए, माइनस और माइनस चार्ज आए, इनके बीच में लगता है रिपल्सिव फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव ऑल्सो एंड इट कैन रिपल्सिव, सॉरी इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव ऑल्सो, लेकिन ग्रेविटेशनल हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर एवरीवन? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सो ये वही पॉइंट्स है लगभग, ठीक है, ये पहला तो मैंने अभी समझा दिया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो के होता है वो मीडियम के हिसाब से बदलता है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी नहीं बदलता, ये भी बता दिया ना यार, थर्ड पॉइंट भी तो बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, है ना। उससे पहले सर ये फील्ड मतलब क्या है ना। तो मान के चलो ये है अपना रसगुल्ला, ठीक है ये बहुत बड़ा डॉन बन गया बराबर, ये बहुत बड़ा डॉन बन गया। अब ये डॉन का कुछ घर होगा ना। है सर ये कैसा डॉन है जो झोपड़पट्टी में रहता है? भाई यही डॉन है, ठीक है, झोपड़पट्टी में ही रहता है। ठीक है, तो मान के चलो ये इसका घर है, तो इसके घर के आजू बाजू इसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी, करेक्ट है, हाई इन्फ्लुएंस होगा इसका आजू बाजू, हो सकता है इसके मोहल्ले में भी इसकी इन्फ्लुएंस अच्छी खासी हो, बराबर है। सो हर एक डॉन का जैसे एक इलाका होता है, एक रीजन होता है ना,
कि जहाँ पे अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो शायद ये बंदा मारा जा सकता है, या तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव मतलब आ जाए यार भाई, बराबर, मतलब यहाँ गली गुल्ली में कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हाँ ये बंदा इधर रहता है, करेक्ट है। बट अगर नहीं जमती होगी तो शायद रिपल्सिव फोर्स भी लगे, झगड़ा भी हो जाए और यहाँ से बाहर फेंका जाए। तो इसका कहीं ना कहीं तक तो इन्फ्लुएंस है, मतलब ऐसे रीजन तक जहाँ पे किसी भी चार्ज का इन्फ्लुएंस कोई टेस्ट चार्ज फील कर सकता है। तो वैसे ही एक चार्ज लिया हमने, इस चार्ज की भी कहीं ना कहीं तक एक सीमा होगी, कि मतलब एक रीजन तक उसकी हद होगी जहां तक वो किसी भी दूसरे चार्ज को, अगर कोई चार्ज इसके नजदीक आने की कोशिश करता है, इस चार्ज को बोला जाता है बेटा टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज यूजुअली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। सो अगर कोई भी चार्ज यहाँ आने की कोशिश करता है तो या तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा या तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सो ऐसे वो जिस रीजन तक, जितने दूरी तक कर पाएगा, उसी को बोला जाता है फील्ड। तो यहाँ पे जो चार्ज फील्ड तैयार करता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो चलिए ये सब नहीं बताते बैठूंगा, तुम लोगों को पता है फील्ड क्या होती है। फील्ड तो पता चल गया ना भाई, मोहल्ला, इलाका, एरिया, करेक्ट है। वैसे ग्रेविटेशनल के लिए ग्रेविटी की भी कुछ फील्ड होती है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट्स के लिए भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब ये आएगा चैप्टर तब आराम से जानेंगे, ठीक है। सो मैग्नेट्स के लिए भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, जहाँ कोई एक दूसरा चार्ज जब किसी के इलाके में जाता है तो या तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जैसे कि इधर दर्शाया गया है, बराबर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी किसी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ जाती है, ये आगे आएगा, ठीक है, तब डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी मतलब क्या भाई, इसकी ताकत कितनी होगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है हर एक अलग अलग पॉइंट पे, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे किसी भी चार्ज से तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कमजोर होते जाएगी। सो हर जगह पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो आइडिया देता है ये फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, it is defined as force per unit charge, it is defined as force per unit charge। अरे ऐसी तो मैंने सर ग्रेविटेशनल फील्ड भी देखा था, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशन में मास हुआ करता था, यहाँ पे चार्ज होता है, करेक्ट है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज एफ बाई एम। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एफ बाई क्यू नॉट। अब इसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, समझते हैं। लेट सपोज ये अपना रसगुल्ला, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और मान के चलते हैं कि ये इसने बनाई हुई फील्ड रीजन है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने बोला टेस्ट चार्ज यूजुअली हम लोग एक पॉजिटिव लेंगे, तो अगर मैं इधर एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ क्यू नॉट जो कि पॉजिटिव है, तो ये जो रसगुल्ला है ये इस टेस्ट चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इस पे फोर्स गया इस डायरेक्शन में, बराबर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो फोर्स के लिए तो मुझे फील्ड लाइंस को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इस रसगुल्ले से दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कमी होते जा रही है। बट यहाँ से एक मुझे आइडिया बहुत बढ़िया मिल गया, अगर हम टेस्ट चार्ज ऐसा सैंपल ट्रीट करते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है, मैंने यहाँ चार्ज रखा मान के चलो, तो इस पर फोर्स तो इधर ही लगेगा ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ट्रैवल करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगता उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, समझे। सो इसीलिए मैंने बोल दिया कि सर किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, और वो भी कैसा चार्ज होना चाहिए, आइसोलेटेड सिंगल चार्ज। अगर आइसोलेटेड सिंगल चार्ज है तो फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। वही अगर एक नेगेटिव चार्ज रखा तो, है ना, अगर ये रसगुल्ला नेगेटिव बन गया तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज आएगा सर उसको तो अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा इनवर्ड होती है, दैट इज रेडियली इनवर्ड। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, और थोड़ा इसको डिटेल में जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट क्या हो गया भाई, न्यूटन पर कूलम हो गया। डायमेंशन तुम लोग उम्मीद कर रहा हूँ खुद सब कुछ बना सकते हो, ठीक है। आईटी के जगह एटी भी लिख सकते हो, एम्पियर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इट इज योर चॉइस कंप्लीटली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा तो समझते हैं यहाँ पे। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी बनेगी। अब देखिए, एक जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट सपोज सर जी एक चार्ज है,
ये चार्ज ने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई इस क्यू ने, बराबर। वहां पे सर घुसने की कोशिश कौन कर रहा था? घुसने की कोशिश कर रहा था क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट पे सर पड़ेगी लात, लगेगा रिपल्सिव फोर्स। करेक्ट है, हो सकता है रिपल्सिव लगे, हो सकता है अट्रैक्टिव लगे, डिपेंड्स ऑन द नेचर या पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। सो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स किस चार्ज पे लग रहा है? क्यू नॉट पे लग रहा है। तो इसका मतलब जब मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिखूंगा, इट मींस जो टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज आता है, समझे। लेकिन फील्ड तो सर इस चार्ज ने बनाई है ना, फील्ड तो सर इस चार्ज ने बनाई है, तो मुझे तो इस चार्ज के लिए फॉर्मूला निकालना है सर, क्या आएगा, बराबर। तो अब इसके लिए कैसे लिखें? ऑब्वियस बात है ना सर जी, आपने बोला यहाँ एक चार्ज आया है तो इसी ने फोर्स लगाया, तो इन दोनों पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू क्यू नॉट बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं सर, आर स्क्वायर है, बराबर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखिए, जब हम लोग ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे तो उस चार्ज के बारे में लिखेंगे जिसने फील्ड बनाई है, जब ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे तो उस चार्ज के बारे, उस चार्ज के टर्म्स में बनाएंगे जिसपे फोर्स लगा है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, नहीं तो चार्ज में गोंधल कर दिया तो हो गया, 4 नंबर गए। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो उम्मीद कर रहा हूँ फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर इट इज न्यूटन पर कूलम, ये वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। कैसे, ये आगे देखेंगे, फिलहाल इतना याद रख लो बस, ठीक है। सो हेंस बोथ द यूनिट्स आर करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सर अभी तो देखा है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, इट इज गिवन बाय सर एफ बाई क्यू, करेक्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर कई सारे अनेक चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, समझते हैं। अब देखो यहाँ पे भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ही लगना है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा लिखूंगा सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे निकाला जाता है, फोर्स दो चार्जेस के बीच में निकाला जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज on that point plus electric field due to second charge on that point plus due to third charge on that point plus dot 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 ड्यू टू nth चार्ज ऑन दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पे सभी चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, करेक्ट है। एंड ये कैसा होता है सर जी? ये होता है वेक्टर एडिशन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, करेक्ट है। सिर्फ इतना फंडा याद रखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मान के चलिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अलग अलग दिशाओं में दिख रही है। E1 के कारण इधर, E2 इधर है, E3 इधर है, E4 इधर है, एंड मान के चलते हैं nth इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और पे बैठी हुई है, बराबर। अब इन सबका वेक्टर एडिशन तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो सिंपल बात है, ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वैल्यूज डालिए। E1 मतलब क्या? इट इज ड्यू टू चार्ज Q1, बराबर। सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर जी ये क्या है? R1P। अब देखो, लेट सपोज दिस इज चार्ज Q1, लेट सपोज दिस इज चार्ज Q2, है ना। मान के चलते हैं ये पॉइंट पी पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 ऑन पॉइंट पी। सिमिलरली दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन पॉइंट पी। समझ लगा, ठीक है। अब R1P और R2P क्या है? सर दिस इज द डिस्टेंस, है ना, दिस इज द पोजिशन वेक्टर बिटवीन 1 एंड P। तो ये हो गया R1, देखो शुरू हो रहा है 1 से और हम लोग जहाँ उस डायरेक्शन में रहे, तो 1 to P। सिमिलरली हो गया R2 to P। समझ लगा, तो ये वो सब लगाया, और ये तो डायरेक्शंस बता रही है, डायरेक्शन वेक्टर्स है या यूनिट वेक्टर्स बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का एवरीवन, ऑल क्लियर? अब यहाँ पे बेटा जनरल फॉर्म कैसे आएगा जरा ध्यान देंगे, तो देखिए जरा, हर एक पे क्यू अलग है, तो ये तो गलत लिखा है, यहाँ पे 1 होगा। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि सब जगह कॉमन है। देन समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, n चार्जेस है ना, तो 1 2 3 4 सबका तो एडिशन होगा, 1 to n। दिस इज QI अपॉन RIP, दिस इज RIP का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? एंड दिस इज अगेन RIP। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया जनरल फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल एडिशन है बस।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आइडिया देती है कि आजू बाजू कहीं तो चार्जेस प्रेजेंट है। देखो, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसका मतलब ये 100% श्योर है इधर आजू बाजू कहीं ना कहीं तो चार्जेस है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फोर्स के बारे में आइडिया देती है कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर हम लोग लेके आएंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, इसका एक टाइप से आइडिया मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब भाई टेस्ट चार्ज कुछ भी होने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज, जैसे ये रसगुल्ला था अपना, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है भाई, ये रहे क्यू नॉट इधर या नहीं रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस क्यू नॉट। इसका मतलब इसके कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज होनली बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। नो अदर टेस्ट चार्ज कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट एनी पॉइंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, ये ठीक है, ये जाने दो, ये बच्चों वाली चीज है। नेक्स्ट आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए, इट इज इंडिपेंडेंट, अभी तो बताया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला टाइप हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा, अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म पहन के भागता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के भागता है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हो रहती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर है, कुछ भी बोल रहे हो। ठीक है, देखते हैं, चलो पहले टाइप्स तो देख लें। फिर दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। सर यहाँ पे क्या बिना कपड़ों के भाग रहा है चार्ज? अरे बिना यूनिफॉर्म के बोलो। नेक्स्ट इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है सारा देखते हैं। तो चलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे ना बदले, इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एट एवरी पॉइंट इट इज, देखो इसी डायरेक्शन में जा रही है, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, भाई तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेम वैल्यू की है एंड सेम डायरेक्शन में है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इस जगह पे फील्ड लाइंस क्लोज है तो यहाँ वैल्यू ज्यादा है। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ और पॉइंट बी की बात करूँ, यहाँ दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। जहाँ लाइंस नजदीक हो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहाँ लाइंस दूर दूर हो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। समझ में आया? सो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बदले, उसे बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द नेक्स्ट केस इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड जा रही है तो उसे बोला जाएगा रेडियल, मतलब बेसिकली अलोंग द रेडियस जा रही है। तो और ये किसके लिए होता है? फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए जो आइसोलेटेड चार्जेस होते हैं। तो ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सर तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होती है? अभी तो बोला बताया था, नेगेटिव चार्ज के लिए इट इज इनवर्ड, इट इज इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। समझ लगा? ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे कोई मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ सर क्यू नॉट, यहाँ पे फील्ड सर बाहर ही जा रही है और क्यू नॉट पे फोर्स भी बाहर ही लगेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सर, एक पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। लेकिन मान के चलते हैं यहाँ पे अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ। सर अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सॉरी, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ या यहीं पे नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ, ये केस समझा रहा था तो यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ सर, इस पे तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, इधर लगेगा, लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है। तो इसका मतलब अगर चार्ज नेगेटिव हो तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये याद रखना है कुछ भी हो जाए, समझ लो। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें क्लियर है सबको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। नेक्स्ट, अगर दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो देखो अब अगर दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्ज से तो अवे जानी है सर। तो यहाँ तो अवे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी अवे जा रही है, इसमें भी अवे जा रही है। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ आने लगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो इधर से आ रही है, तो सर ये तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फील्ड इधर जा रही थी, अब इसका एक ही ऑप्शन है, या तो इधर से ऐसे निकले या तो ऐसे जाए। सो हेंस
जब भी दो चार्ज सेम पोलैरिटी के होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखेंगे, जब ऑपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे। तो ये डायग्राम ये दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, नहीं बनाती, अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड, अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड। समझे क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, वो नॉर्थ से साउथ जाएगी एंड अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी, सो इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ये सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव से शुरू होगा, नेगेटिव पे खत्म, नेगेटिव से फिर निकल के पॉजिटिव पे नहीं आ रहा। समझे? नेक्स्ट इज, अगर मैं कंडक्टर्स लेता हूँ, कंडक्टिंग प्लेट्स लेता हूँ, तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव ही तो जानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए डायग्राम ऐसी होगी। समझे क्या? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी पॉजिटिव से ही शुरू होंगी, नेगेटिव पे ही खत्म होंगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे ऑलवेज ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट टू राइट एंगल्स टू द सरफेस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नेक्स्ट इज दे डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से नहीं जाती, है ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के थ्रू जा रही होती तो बेचारे जो प्लेन में बैठे हैं, अगर बिजली कड़कड़ाती तो ये कभी दिखते नहीं वापस। समझे? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर पास थ्रू कंडक्टर। ठीक है? ये क्यों होता है इलेक्ट्रोशील्डिंग में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी तो एक ही पॉइंट पे उसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट आगे, द रिलेटिव क्लोजनेस। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा नजदीक रहेंगी, जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, ये एक केस है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बताइए कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? ऑब्वियसली दिस वन इज ज्यादा स्ट्रॉन्गर, दिस वन इज वीक। करेक्ट है? नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली इन लेंथ वाइज, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन। ये लॉन्जिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है, देखो कैसे। देखो, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ निकली, ठीक है, अपन दूसरे कलर से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये लाइन यहाँ निकली, लेकिन यहाँ से ये लाइन ऐसे बेंड हो गई। भाई कोई भी सीधी चीज तभी बेंड होगी ना जब तुम उसको लॉन्जिट्यूडनली कंप्रेस करोगे। तो जब भी कोई लॉन्जिट्यूडनल कंप्रेशन होगा, और इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन आया नहीं है, अगर लॉन्जिट्यूडनल कंप्रेशन है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। समझे? नेक्स्ट, अगर लेटरल प्रेशर है, लेटरल प्रेशर समझते, लेटरल प्रेशर कैसे सर? अभी हमने देखा ये एक पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था सर, इसके कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ऐसे निकल गई, ये 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 ऐसे निकल गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, स्ट्रेट जा रहा है, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कोई इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही जाएगा। तो ऐसा जब हो रहा है, इसका मतलब वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? रिपल्शन एक्सप्लेन कर रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ गया। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है? फिर मिलेंगे लेक्चर 3। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय।